नैन्सी ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर साहिल से लव मैरिज की थी और उसकी शादी को लगभग 8 महीने का समय हो चुका था। इस 8 महीने में नैन्सी ने साहिल के इतने अत्याचार, इतने जुल्म सहे थे कि वो अपने घर वालों को बता भी नहीं सकती थी। और बताती भी तो कैसे बताती, क्योंकि उसने ये शादी अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर की थी। और वह किस मुंह से अपने घर वालों को यह बात बताती। लेकिन नैन्सी लगातार अपनी दो सहेलियों को अपने दिल का हाल बता रही थी, अपने ऊपर हो रहे जुल्मों को बता रही थी। और एक दिन उसने अपनी एक फ्रेंड से कहा कि अगर 2 दिन तक तुम्हें मेरी बात ना हो तुमसे मेरी, या फिर तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानकारी ना मिले, या फिर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ आए, तो सोच लेना मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा क्राइम स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं दोस्तों। घटना में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसको सुनने के बाद आपका भी प्यार नाम की चिड़िया से विश्वास सराया। और एक और सहेली प्रांजलि, वह नैन्सी की पक्की सहेलियाँ थी। वह रोज नैन्सी से बात करती थी और उसका हाल चाल पूछती थी। पति साहिल चोपड़ा के साथ पश्चिमी के दिल्ली में रहती थी नैन्सी। प्रांजलि ने नैन्सी के ससुराल देखी थी, इसीलिए 13 नवंबर 2019 को सारा ने दोनों ने नैन्सी से मिलने उसके ससुराल पहुंच गई। ससुराल में जब नैन्सी दिखाई नहीं दी तो उन्होंने उसके बारे में उसकी सास रोसी से पूछा। रोसी ने बताया कि नैन्सी और साहिल घूमने के लिए हरिद्वार गए हैं। दूसरे कमरे में साहिल के दादा बैठे हुए थे। उसे पूछा तो उसने कहा कि पति पत्नी फारस गए हैं। दादा की बात सुनकर दोनों चौंक गई, क्योंकि नैन्सी के पास पासपोर्ट नहीं था, वह विदेश नहीं जा सकती थी। प्रांजलि सराया जब नैन्सी के ससुर अश्विनी चोपड़ा से बात की तो उन्होंने दोनों के जयपुर घूमने जाने की बात कही। तीनों के अलग अलग तरह की बातों से दोनों सहेलियों को हजम नहीं हुआ। इसके बाद वे अपने घर चली गई। उन्होंने इधर उधर फ़ोन करके नैन्सी के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। नैन्सी की ये दोनों फ्रेंड्स अपनी दुनिया में व्यस्त हो गई। 28 नवंबर को प्रांजलि सराया ने फिर से नैन्सी का नंबर मिलाया तो वह नंबर बंद मिला। उन्होंने उस दिन यह जानकारी नैन्सी के पिता संजय शर्मा को दी। बेटी के लापता होने की जानकारी पाकर संजय शर्मा के होश खराब हो गए। पश्चिमी दिल्ली में ही वह हरिनगर में रहते थे। बेटी नैन्सी के बारे में जानकर उसी दिन उसके ससुराल जनकपुरी पहुंच गए। वहां साहिल की मां से उन्होंने बताया कि साहिल और नैन्सी घर से 20 लाख लेकर भाग गए हैं। संजय शर्मा को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। काफ़ी पूछताछ के बाद भी जब उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो अगले दिन 23 नवंबर को वह थाना जनकपुरी पहुंचे। संजय शर्मा ने थाना प्रभारी जयप्रकाश से मुलाकात कर बेटी नैन्सी की शादी करने से लेकर उसके गायब होने तक की बात विस्तार से बता दी। उन्होंने नैन्सी के पति साहिल, ससुर अश्विनी चोपड़ा और साहिल की बुआ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज करने के कई दिन बाद भी पुलिस ने नैन्सी का पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की। तब नैन्सी के पिता ने उच्च अधिकारियों संजय से थाना प्रभारी से कार्रवाई करने के लिए कहा। थाना प्रभारी जयप्रकाश साहिल के घर पहुंचे तो वह घर पर नहीं मिला। उसके माता पिता कह रहे थे कि वह नैन्सी के साथ कहीं बाहर घूमने गया है, लेकिन तब से दोनों का फ़ोन बंद है। घर वालों को कुछ चेतावनी देकर थाना प्रभारी लौट आए। थाना लौटने के बाद उन्होंने नैन्सी और साहिल के फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। साहिल चोपड़ा की कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि 11 नवंबर रात को 12 बजे शुभम और बादल नाम के लड़कों के साथ वह संपर्क में था। इन दोनों के साथ उसकी लोकेशन हरियाणा के पानीपत की थी। जांच में पता चला कि शुभम उत्तर प्रदेश का जिला मुजफ्फरनगर का और बादल करनाल के घरोड़ा गांव का रहने वाला है। वह तीनों पानीपत क्यों गए थे, यह जानकारी तीनों से ही पूछताछ में मिल सकती है।
साहिल तो घर से लापता था, इसीलिए पुलिस टीम सबसे पहले करनाल के गांव घरोड़ा स्थित बादल के घर पहुंची। घर पर वह मिल गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। उसकी निशानदेही पर बादल भी पुलिस को मिल गया था और शुभम भी उसके घर से मिल गया। पूछताछ में पता चला कि शुभम साहिल के ऑफिस में काम करता है और बादल शुभम का मेरा भाई था। दिल्ली लाकर जब दोनों से नैन्सी के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। नैन्सी अब इस दुनिया में नहीं है। साहिल ने उसकी हत्या कर लाश पानीपत में फेंक दी है। थाना प्रभारी ने यह जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी। चूंकि नैन्सी के पिता संजय शर्मा ने साहिल और उसके पिता पर अपहरण और तेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, इसीलिए पुलिस ने साहिल के घर वालों को थाने बुला लिया। किसी तरह यह बात साहिल चोपड़ा तक पहुंच गई। उसके घर वालों को पुलिस थाने में बैठा लिया गया है। वह भी खुद थाने पहुंच गया। साहिल को यह पता नहीं था कि पुलिस उसकी साजिश का पर्दाफाश कर चुकी है, बल्कि शुभम और बादल को भी पकड़ चुकी है। पुलिस ने साहिल से नैन्सी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने 11 नवंबर 2019 को नैन्सी को पश्चिम विहार फ्लाईओवर के पास छोड़ दिया था। थाना प्रभारी जयप्रकाश समझ गए कि साहिल बेहद चालाक आदमी है, वह अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा। लिहाजा उन्होंने हिरासत में लिए गए शुभम और बादल को साहिल के सामने बुलाया। उन दोनों को देखते ही साहिल हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसके सामने सच बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। लिहाजा उसने जुर्म को स्वीकार कर लिया। वह पत्नी नैन्सी की हत्या कर चुका है। अपने कर्मचारी शुभम और उसके दोस्त बादल के साथ नैन्सी की हत्या करने के बाद उन लोगों ने उसकी लाश पानी में ठिकाने लगा दी थी। इसके बाद एडिशनल डीसीपी समीर शर्मा की मौजूदगी में साहिल चोपड़ा, शुभम और बादल से पूछताछ की गई तो नैन्सी की हत्या की जो कहानी सामने आई वह झंझोर देने वाली थी। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर के रहने वाले संजय शर्मा इलेक्ट्रॉनिक मोटर का काम करते थे। उनकी बड़ी बेटी नैन्सी शर्मा 17 वर्षीय थी। लगभग साल पहले विकासपुरी में कंप्यूटर सेंटर में जाती थी। वह कंप्यूटर कोर्स करती थी। वहीं पर उसकी मुलाकात साहिल चोपड़ा से हुई। वह उस समय 18 वर्ष का था। साहिल चोपड़ा के पास में ही वह उससे बातचीत करने लगी। साहिल से पहले यह व्यवसाय उसके पिता अश्वनी चोपड़ा संभालते थे। साहिल चोपड़ा का कार सेल परचेज का व्यवसाय अच्छा चलता था, इसीलिए वह खूब बन ठन कर रहता था। नैन्सी शर्मा और साहिल की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। दोनों ही जवानी के द्वार पर खड़े थे, इसलिए आकर्षण में बंधकर एक दूसरे को चाहने लगे। नैन्सी के साहिल के साथ कार में बैठकर सैर सपाटे करना उसकी आदत बन गई। उनका प्यार परवाने चढ़ने लगा। उन्होंने जीवन भर साथ रहने का वादा भी कर लिया था। नैन्सी उस समय नाबालिग थी। इसके बावजूद वह साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। करीब 3 साल तक सुभाष नगर में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने मार्च 2019 में गुरुद्वारे में शादी कर ली। नैन्सी की शादी अपने घर वालों की मर्जी के बिना की थी, क्योंकि उसके घर वाले शादी के लिए खुश नहीं थे। उस समय जब वह यह शादी कर रही थी और वह अपने ससुराल पहुंची, तब शादी के फोटो उसने अपने परिवार में अपने छोटे भाई और अपने पिता के पास भेजी तो उसके घर वाले इस बात के सख्त खिलाफ थे और वह बहुत ज़्यादा भड़क गए। नैन्सी की परवरिश उसकी दादी और चाची ने की थी। संजय शर्मा बिजनेस के सिलसिले में राजस्थान जाते रहते थे। बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। बेटी बालिग हो चुकी थी। साहिल चोपड़ा से शादी उसने अपनी मर्जी से की थी, इसीलिए वह कर भी क्या सकते थे। जवान बेटी के इस तरह चले जाने पर उन्हें बदनामी के साथ दुख भी अधिक हुआ। नैन्सी जनकपुरी के बी ब्लॉक स्थित अपने ससुराल में पति के साथ खुश थी। साहिल उसका हर तरह से ख्याल रखता था। बहरहाल उसकी जिंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी, लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली थी। साहिल के बीच कुछ ही वो दिनों के बाद नैन्सी और साहिल के बीच मतभेद शुरू हो गए थे। इसकी वजह यह थी कि नैन्सी अक्सर फ़ोन पर व्यस्त रहती थी। देर रात तक वह किसी से फ़ोन पर बातें करती थी। साहिल का कहना था कि दिन में वह किसी से भी बात करे उसे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन वह
उसके ऑफिस से लौटने के बाद उसके पास ही बैठ जाया करे। साहिल जब नैन्सी से पूछता कि वह किससे बात कर रही है तो वह कह देती, दोस्त से बात कर रही हूँ। पत्नी की यह बात साहिल को गले इसीलिए नहीं उतरती थी क्योंकि शादी से पहले नैन्सी ने उसे बताया था कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। जब शादी से पहले उसका कोई दोस्त नहीं था तो शादी होते ही अब कौन सा दोस्त उससे निकल आया था जो जिससे वह घंटों बातें करती थी। यही बात साहिल के दिल में वहम पैदा कर रही थी। नैन्सी के बातों और व्यवहार से साहिल को शक था कि उसकी पत्नी का जरूर किसी से चक्कर चल रहा है जिससे वह उसे छिपा रही है। पति पत्नी दोनों के मन में संदेह पैदा हो रहा था। वह कम होने के बजाय संदेह बढ़ता ही जा रहा था। फिर कभी यह विस्फोट के रूप में सामने आता है जिसे नैन्सी को साहिल दिलो जान से प्यार करता था वही उसके साथ कलह करने लगता है। कभी कभी तो दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ जाता है कि साहिल उसकी पिटाई भी कर देता है। साहिल का उग्र रूप देखकर नैन्सी को महसूस होने लगता है साहिल को अपना जीवन साथी बनाकर उसने बहुत बड़ी भूल की थी। उसे उसे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था। चूंकि उसने अपनी पसंद से शादी की थी इसीलिए इसकी शिकायत वह अपने माता पिता से भी नहीं कर सकती थी। हाँ, अपनी सहेलियों से बात करके वह अपना सारा दर्द बयां करती थी। रोज रोज की कलह से तंग आ चुकी थी। आखिर आखिर उसने फैसला कर लिया कि रोज रोज की किचकिच से अच्छा है नैन्सी का खेल ही खत्म कर ले। साहिल ने अपने ऑफिस में काम करने वाले शुभम से बात की। शुभम साहिल का साथ देने को तैयार हो गया। साहिल को शुभम ने बताया कि उसका एक ममेरा भाई है, बादल, जो करनाल के पास स्थित घरोड़ा गांव में रहता है, उसे भी साथ लिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। साहिल ने शुभम से कह दिया कि इस बारे में वह बादल से बात कर ले। शुभम ने बादल से बात की तो उसने हाँ भर दी। योजना को कैसे अंजाम देना है इस बारे में साहिल ने बादल और शुभम के साथ प्लानिंग के बाद ही सलाह दी कि नैन्सी को किसी बहाने पानीपत ले जाया जाए और किसी सुनसान इलाके में ले जाकर उसका काम तमाम कर दिया जाए। योजना का काम अंजाम देना है इसीलिए रेकिंग की गई। तीनों लोग 10 नवंबर ठीक जगह को तलाश करने गए और उन्होंने एक जगह तलाश कर ली। रेकिंग करने के बाद तीनों दिल्ली लौट आए और इसी बीच नैन्सी और साहिल के बीच कलह चरम पर पहुंच गई। तभी नैन्सी ने अपनी सहेलियों प्रांजलि और सराया को फोन करके बता दिया था कि आजकल साहिल उसके साथ मारपीट करने लगा है। उसने उसके घर से बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। नैन्सी को शायद पति का व्यवहार देखकर अपनी मौत की आहट मिल गई थी। तभी तो उसने अपनी सहेलियों को बता दिया था 2 दिन पहले ही कि अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो समझ लेना कि साहिल ने उसकी हत्या कर दी है। क्योंकि साहिल को अपनी योजना को अंजाम देना था इसीलिए उसने 11 नवंबर को सुबह से ही नैन्सी के साथ प्यार भरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। पति का बदला रुख देखकर नैन्सी भी खुश हो गई। दोनों ने खुशी के साथ लंच किया। लंच करने के दौरान ही साहिल ने नैन्सी से कहा कि नैन्सी, आज मुझे पानीपत के किसी से वह नैन्सी को गिफ्ट देने के बहाने घर से बाहर ले जाता है। उसने एक पिस्टन भी साथ ले ली थी और कई फोटो भी खिंचवा रखे थे। पति के कहने पर नैन्सी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। शाम करीब 6 बजे साहिल पत्नी को लेकर घर से अपनी कार में निकला। शुभम और बादल को भी उसने घर पर बुला रखा था। शुभम कार चला रहा था और बादल शुभम के बराबर वाली सीट पर बैठा था जबकि साहिल और नैन्सी कार की पिछली सीट पर थे। कार में ही साहिल ने पत्नी से पिस्टन लेकर उसमें 2 गोलियां डाली थी। नैन्सी को यह पता नहीं था कि उसका पति उसके सामने ही मौत का सामान तैयार कर रहा है। उन्होंने पानीपत पहुंचते रात हो गई। शुभम कार को रिफाइनरी के पास दलदला गांव की तरफ ले गया और वहां एक जगह पर साहिल ने बाथरूम जाने के बहाने कार रुकवा ली। इससे पहले कि नैन्सी कुछ समझ पाती, आगे की सीट पर बैठे शुभम और बादल ने उसे दबोच लिया। तभी साहिल ने नैन्सी के सिर से सटाकर गोली चला दी, लेकिन गोली नहीं चली और हड़बड़ाकर साहिल के हाथ से पिस्टन छूटकर नीचे गिर गई। नैन्सी अब पूरा मजारा समझ गई थी। पति उसे यहाँ मारने के लिए लाया है। वह साहिल के सामने अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगे,
लेकिन पत्नी की गिड़गिड़ाहट का उस पर कोई असर नहीं हुआ। साहिल ने फुर्ती से कार में गिरी पिस्टन को उठाया और उठाते ही गोली उसने दोबारा से चला दी। नैन्सी के सिर से सटाकर गोली चला दी। इस बार गोली उसके सिर के आर पार हो गई। तभी उसने दूसरी गोली भी मार दी। गोली लगते ही नैन्सी के सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वह सीट पर ही लुढ़क गई। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। फिर वह तीनों उसकी लाश को उठाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं। साहिल ने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया। लाश ठिकाने लगाकर तीनों दिल्ली लौट आए। साहिल अपने घर जाने के बजाय दोनों दोस्तों के साथ जनकपुरी सी के एक ब्लॉक और डाबड़ी के बीच स्थित एक लॉज में रुक गया और उनके पास स्थित सीतापुर इलाके में ऐसी जगह खड़ी कर दी गाड़ी जहां पर स्थानीय लोग अपनी गाड़ी खड़ी करते थे। यह इलाका चानन देवी अस्पताल के नज़दीक था। नैन्सी का मोबाइल साहिल के पास सुभाषनगर मेट्रो स्टेशन के पास फेंक दिया। अगले दिन शुभम और बादल अपने अपने घर चले गए। साहिल भी इधर उधर छिपता रहा। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें लेकर पानीपत में उस जगह पहुंची जहां उन्होंने नैन्सी की लाश को ठिकाने लगाया था। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने दल लाना गांव की झाड़ियों से नैन्सी की लाश बरामद कर ली। जरूरी कार्रवाई करके पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को पानीपत के सरकारी अस्पताल में भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उनका 2 दिन का रिमांड लिया। रिमांड अवधि में आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चानन देवी अस्पताल के नज़दीक खड़ी साहिल की कार बरामद कर ली। कार की मैट के नीचे वह पिस्टन भी पुलिस को बरामद हो गई। नैन्सी की हत्या जिससे की गई थी। पुलिस नैन्सी का मोबाइल बरामद नहीं कर सकी। आरोपी साहिल चोपड़ा और बादल ने विस्तार से पूछताछ के बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश किया जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। जय हिंद, जय भारत।